नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, यह हमारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है IIT स्टेनो में, ये उसका दूसरी क्लास है। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक दोस्तों, और क्लास को एंजॉय करें। और इन जो क्वेश्चनों को करा रहा हूं दोस्तों, तो आप इनको नोट कर लें क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बोलते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो वो अनुवाद होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शॉर्ट हैंड एवं हिंदी टंकण कमेटी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948 में। हमारा अगला प्रश्न है, ज्यामितीय चिन्हों से तीव्र गति से लिखने की कला क्या कहलाती है? तो दोस्तों, आपको पता होगा क्या कहलाती है, वो है आशु लिपि कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, समाचार का संख्याओं में आशु लेखक का पद कहलाता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या कहलाता है, रिपोर्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आशुलिपि प्रणाली क्षेत्र का आविष्कार कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1888 में। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आशुलिपि का प्रयोग किस नाम से किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीवा निटीरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आशुलेखक का सबसे महत्वपूर्ण गुण डिक्टेशन लेते समय कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रवण शक्ति। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पिटमैन शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण प्रथम बार कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1884 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय रिपोर्टिंग का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो माना जाता है तीस डैल को। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पिटमैन शॉर्टहैंड का विधिवत प्रशिक्षण मद्रास में पहली बार कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1884 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी आशुलिपि जैन संकेत लिपि किस ईस्वी सन में प्रकाशित हुई? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1926 में। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवादित की जाने वाली सामग्री को कीबोर्ड की किस ओर रखा जाना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आया हुआ भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाईं तरफ। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आशुलिपि में समतल व्यंजन रेखाएं किस ओर लिखी जाती हैं? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसका आप ध्यान रखना क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मा, ना, डा तथा ड़ा व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नासिक। नासिक व्यंजन के द्वारा मा, ना, डा और ड़ा आपका उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा लेवल 2 था। अब हम चलते हैं क्लास 3 की भी ओर, और क्लास 3 को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। हमारा जो मॉड्यूल रहेगा वो रहेगा स्वर, आशुलिपि, व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे इस चैप्टर में। चलिए दोस्तों, इसका आशुलिपि में स्वरों की तालिका में कितने स्वर दर्शाए गए हैं? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12 दर्शाए गए हैं। ध्यान रखना, आपको 12 ही टिक करना है, गलत करके नहीं आना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता है वे कहलाते हैं? तो दोस्तों, आपको पता होगा वो लघु स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में आपको दीर्घ समय लगता है तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि स्वर रेखा से पहले आए तो उस रेखा को किस ओर दर्शाता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाईं तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका डैश होता है और बिंदु होते हैं ना। बिंदु के अंदर 2 प्रकार के होते हैं और डैश के अंदर भी 2 प्रकार के होते हैं। तो ये भी आप याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है,
आशुलिपि में स्वरों के स्थान व्यंजन रेखा के किस स्थान से गिने जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रारंभ से गिने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आशुलिपि में लघु स्वरों को निम्न में से किस प्रकार किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्के डैश व हल्के बिंदु से। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना, हल्के स्वरों को किससे दर्शाते हैं? हल्के डैश और हल्के बिंदु से। ए एक प्रकार का है, क्या है एक प्रकार का? तो ध्यान रखना लघु स्वर है, बहुत से लोग दीर्घ स्वर में लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गहरे एवं हल्के कौन से स्थान के स्वर हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी ऑप्शन, द्वितीय स्थान के स्वर है। री शब्द में स्वर ई व्यंजन रा पर कहाँ लगाया जाएगा? दोस्तों ये आपके कहाँ पर लगाया जाएगा? पश्चातवर्ती तीसरे स्थान पर लगाया जाएगा, क्योंकि ई का स्वर है। तो ध्यान रखना। हमारा अगला प्रश्न है, एक चिन्ह जो कि एक शब्द को प्रकट करता है चिन्ह काल्पनिक होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शब्द चिन्ह कहलाता है ना। इसको भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी चुका है। किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शब्द चिन्ह कहते हैं, क्योंकि आप छोटे से शब्द बनाकर आप बहुत सी चीज़ों को पढ़ते हो, वो शब्द चिन्ह कहलाते हैं। आशुलिपि की लाइन के ऊपर एक बिंदु निम्न में से किसका शब्द चिन्ह है? तो देखिए, अगर आशुलिपि की लाइन के ऊपर एक बिंदु बना देते तो वो क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से संक्षिप्ताक्षर है किसका है? तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा है? न्यायपालिका का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों कि आपको गहरा बिंदु लगाना है, तो वो बहुवचन पढ़ेंगे उसको, है ना। जब दो स्वर एक साथ आ जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विध्वनिक स्वर हो जाएगा, है ना। हमारा अगला प्रश्न है, रोको मत जाने दो वाक्य निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रयोग में होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धविराम। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे अर्धविराम लगा दिया है रोको के बाद, तो पढ़िए अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? रोको मत जाने दो, है ना। अगर हमने इसी को यहाँ पे लगा दिए मत के बाद, तो अब पढ़िए रोको मत जाने दो। एक बात रोकने के लिए कह रहा है और दूसरी अगर हमने कॉमा बदल दिया तो वह जाने के लिए कह रहा है। तो ये देखिए अर्धविराम का भी अपना अपना एक अच्छा उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, आशुलिपि में कुल कितने विराम चिन्ह बताए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर है, आपके 12 बताए गए हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चिन्ह निम्न में से किसका द्योतक है? तो इसमें आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्देशक का, है ना। हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रॉस का चिन्ह है और ब्रैकेट निम्न में से किसके चिन्ह हैं? तो आपको इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विसर्ग एवं कोष्ठक है, ठीक है। ये विसर्ग है और ये आपके कोष्ठक हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक को प्रकट करने के लिए इनमें से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हमारा 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वाक्यों का सकारात्मक अर्थ निकालने के लिए हिंदी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा 22 नंबर का ऑप्शन जो होगा उसका हो जाएगा विराम चिन्ह। तो इसको भी याद रखें किस क्या होगा इसका आंसर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा, चिन्ह में से किसका द्योतक है? तो आपको बताना है। तो हमारा 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रश्नवाचक का, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न और इस श्रेणी का लास्ट प्रश्न है, चिन्ह निम्न में से किसका है? तो आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नया डैश का है ये चिन्ह। तो आप याद रखें इस चीज़ को। और दोस्तों अगर आपको सीरीज़ हमारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।